गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। ओके, वीडियो सबका ऑन होना चाहिए और सेल्फ अनम्यूट करना है, बाकी वीडियो सेल्फ म्यूट करना है और बाकी वीडियो ऑन रखिए। यस, मैं देख रही हूँ जिसके वीडियो ऑन, आज मैं घर कॉल करती हूँ। यस, वीडियो ऑन रखिए। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मुझे नेम लेके बोलना पड़ेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करती हूँ। जसकीरत, ऑन योर वीडियो। मैम माय वीडियो इज ऑन। हाँ, अभी हो गया है। अंगद वीर, अंगद वीर, अंगद वीर, मैं तुम्हें वेटिंग रूम में डाल रही हूँ, तुम वीडियो ऑन नहीं करते हो। अंश अग्रवाल, जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा मैं उसे सीधे वेटिंग रूम में डाल दूंगी बेटा। जल्दी से क्विकली वीडियो ऑन करिए। आप ऑफ करिए, मैं बस 2 मिनट बाद आप लोग को वेटिंग रूम में डालती हूँ। ऑन योर वीडियो। 2 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, क्लास में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बताऊंगी, उसे ध्यान दीजिएगा। बेटा आपके PA1 स्टार्ट होने वाले हैं। यस, यस या नो? यस यस मैम। सिलेबस आपको दे दिया जाएगा। उससे पहले जितने चैप्टरों के मैंने नोट्स करवा रखे वो सबके कंप्लीट होके एडुनेक्स में आ जाने चाहिए मेरे पास। ठीक है, आज मैं उत्साह और फसल के आज उत्साह और भाग अट नहीं रही कि आज आपके पास आ जाएंगे चैप्टर के इस लेसन के बाद। यस, ठीक है, सुनाई दे रहा? यस मैम। जिसके अभी तक Yes, मैं ma'am. जस्ट उसका नेम बताती हूँ जिसने अभी तक मुझे कोई भी चीजें सेंड नहीं किया। तन्वी खंडेलवाल, अक्षत लोधी, अंगद वीर, अनमोल। आपका भी शायद नहीं आया बेटे मेरे पास। अनमोल, ऑन योर वीडियो बच्चे। अनमोल कौर, आपने भी अभी तक मुझे कोई भी असाइनमेंट नहीं भेजा है। अनमोल, ऑन योर वीडियो। हंस अग्रवाल का कोई आया है? अर्चित शर्मा, आपने भी कुछ नहीं भेजा है अभी तक। अश्नीत, आपने भी नहीं भेजा है। जितना लेट होंगे उतने बेटा मैं अपनी क्लास में मुश्किल से मार्क्स मिलेंगे आप लोग। मैम सारे एडोनेक्स पे भेजने हैं? एडुनेक्स में भेजना है बेटा। ठीक है। अंश अग्रवाल, आपने भी नहीं भेजा है। अनुष्का का आ गया। अर्चित शर्मा, आपने भी नहीं भेजा है। एकमवीर ने पहले भेज दिया था कुछ, अभी कुछ चीजें रह गई हैं एकम, उनको भी कंप्लीट करके भेजोगी। जसबीर सिंह, कोई होमवर्क नहीं आया है। जसकीरत, आई थिंक कुछ भेजा था पहले। जसकीरत कौर, मैम मैंने सारा भेज दिया। ओके। जितना जसबीर करवाया। सिंह, मेहुल, एकमवीर का आया था। हुनर प्रताप, आपका कोई होमवर्क मेरे पास नहीं आया है। जसबीर मैंने भेजा था। किसका? हुनर का चेस्टा Yes. किसने भेजा था? मैम एडुनेक्स पे। ओके बेटा, मैं चेक करती हूँ, अभी बता। ठीक है। ओके, कशिश अग्रवाल, कशिश अग्रवाल, कोई होमवर्क आया था आपका? कशिश नो मैम, मैंने कर लिया है सारा, बस भेजा नहीं है अभी, आज भेज बेटा वो दूंगी। भेजना बहुत जरूरी है। एडुनेक्स में ही आप भेजोगे, थ्रू एडुनेक्स भेजोगे। ओके। ओके मैम, ओके। मेहुल गुप्ता, मेहुल गुप्ता, आपका कोई होमवर्क मेरे पास नहीं आया है। ऑन योर वीडियो। मोहित, आपका भी होमवर्क नहीं आया है। सॉरी, मोहित का कोई वीडियो नहीं, होमवर्क नहीं आया है। उसके बाद नहीं, मोहित का आ गया है। मोहित ने मुझे मेल भी किया था। यस, मोहित रानी का आ गया। नवनीत गंगर, आपका नहीं आया है। मोहित नेताजी का चश्मा का आया था, उसके बाद शायद अभी रह गया है। नवनीत गंगर, आपका कोई होमवर्क नहीं आया है। निखिल मौर्य, होमवर्क नहीं आया है। पलक त्यागी का आ गया था। रौनक, आपने होमवर्क भेजा? रौनक बाटला, रौनक मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटे। ओके, रौनक बैठी नहीं है शायद यहाँ। ऑन योर वीडियो रौनक। यस मैम, आई एम हियर।
आपने होमवर्क भेजा? होमवर्क मतलब जितना भी असाइनमेंट मैंने दिया हर एक में कुछ ना कुछ वो कंप्लीट करने के साथ साथ बोधात्मक प्रश्न भी है। यस मैम, मैंने सेंड करा है। ओके बेटा, किसमें? मैम एड्यूनेक्स्ट पे, बाकी जो थोड़ा सा रह गया वो आज कर दूंगी। ठीक है बेटा। ओके कबीर, आपका होमवर्क नहीं आया है मेरे पास। रिदम गुम्बर, आपका नहीं आया है होमवर्क। ऋषभ, आपका भी नहीं आया है। रिजवान मलिक तो क्लास में ही बहुत कम अटेंड करते हैं, नहीं होमवर्क आया है। आप लोगों के पास ये कल का टाइम है, मंडे तक सबका अपलोड हो जाना चाहिए। रिजवान मलिक ऑन योर वीडियो। मैम आप किस चीज के नोट सेंड करोगे? आज बेटा मैं उत्साह के और वो अट नहीं रही है कि नोट्स प्लस बोधात्मक प्रश्न दोनों मैंने अभी मैंने पीडीएफ बन गई है, मैं भेजूंगी इस क्लास के बाद। ठीक है। ओके। रिजवान मलिक, आपका होमवर्क नहीं आया है मेरे पास। रोनित अग्रवाल, कोई होमवर्क नहीं आया है। आप लोग जितना लेट करेंगे ना बेटा उतने उतने मैं नंबर लास्ट में काट दूंगी, फिर बोर्ड में जो मार्क्स भेजे जाते हैं। इसके अलावा साक्षी का आ गया है, सौम्या जोशी ने भी भेजा है। शिखर गंगवार, आपने भेजा? मैम आज भेज दूंगा, मेरा पूरा है। ओके सौम्या जोशी, आपका आ चुका है ना बेटा? एक बार आया है, उसके बाद रह गया था। शिवम गुप्ता कंप्लीट नहीं हुआ है, नहीं आया आज तक एक बार भी नहीं। शुभ गर्ग ने नहीं भेजा है। सिमरन, आपका आ गया था आधा या पूरा कंप्लीट हो गया बेटे? मैंने मेल करा था पहले। ओके मेल नहीं करना है आप लोग ने, एडुनेक्स में उसे अपलोड करना है। तन्वी ओके खंडेलवाल, मैम। वानी आपका पहले आया था बेटा, उसके बाद कोई चैप्टर ऐसा है जो आपने नहीं भेजा है? मैम अभी तक तो कुछ नहीं है मैम, पूरा भेज दिया मैंने। ओके विनायक गर्ग कोई होमवर्क नहीं आया है। सक्षम खन्ना कोई होमवर्क नहीं आया है। यस मजूमदार कोई होमवर्क नहीं आया है। यशराज कोई होमवर्क, आप यशराज अभी तो है नहीं, उसका भी कोई होमवर्क नहीं आया है। आप लोगों के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम है, 2 दिन में आप जितने चैप्टर हो चुके हैं जो मैंने आपको ईमेल भेजा था मैम। किसने बेटा? ईमेल पे भेजा था मैम मैंने। किसने, कौन है, नाम बताओ। मैम कबीर। कबीर मेरी मेल पे भेजा है बेटे, स्कूल कौन सी मेल थी बता दो मुझे, क्योंकि मैम मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ जी बोलिए कबीर। मैम कुछ @bhartiyaminternationalschool.com पे आपके। अच्छा चलो मैं चेक करती हूँ, क्योंकि जो मेरे पास ना उसमें मेल में आया है उसका मोहित गांधी का बहुत पहले आ गया था। 1-2 9th के बच्चों का आया है, बाकी सारे बच्चे एडुनेक्स में भेज रहे। बच्चे एडुनेक्स में भेजो, ठीक है? ओके मैम भेज दूंगा आज मैम। ठीक। एक चीज और ध्यान रखिए, सिर्फ भेजना नहीं है, एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने मैं नोट्स दे रही हूँ उनको रखिएगा। बाद में एग्जाम टाइम पर आप फिर कहाँ से ढूंढोगे बताओ? ठीक है। और जो बोधात्मक प्रश्न आते हैं बेटा वो कहीं ना कहीं एक बोर्ड में आने वाले प्रश्न होते हैं, इस तरह के प्रश्न बोर्ड में पूछे जाते हैं, वो मैं बोधात्मक में देती हूँ। ठीक है। तो सारे जहां नहीं आता क्लास में डिस्कस करिए और पूछिए। तो चलिए आज का चैप्टर हमारा दंतुरित मुस्कान कंप्लीट हो गया था। ठीक है। और हम दंतुरित मुस्कान वैसे भी मैं इसमें PA1 में नहीं दूंगी। सूरदास के पद और उत्साह कविता और अट नहीं रही है। मैम व्हाट इज द सिलेबस ऑफ PA? मैं रिटर्न में भेजूंगी बेटा, वैसे जस्ट बता देती हूँ आपको कि एक तो सूरदास के पद आने ही आने हैं। उत्साह, सूर्यकांत निराला की दोनों कविताएं आएंगी। ठीक है। नेताजी का चश्मा और बाल गोविंद भगत। इसके अलावा ग्रामर के दोनों टॉपिक वाक्य और वाच्य दोनों आएंगे। और अपठित गद्यांश आएगा और पत्र लेखन। ठीक, मैं भेज दूंगी, चलिए निकालिए। हमारी जो कविता है फसल है, फसल से आप क्या समझते बेटा? फसल की परिभाषा आपके लिए क्या है? यशवानी, फसल से मतलब क्या हुआ बेटा? बहुत सारे बच्चे तो हमारे साथ इसमें ऐसे भी जुड़े हैं जो फसल को, जिन्होंने हाथों में भी लिया होगा, फसल के दानों को, फसल के पौधों को भी हाथ से छुआ होगा, है ना? जो फार्मिंग एरिया में रहते हैं वो बच्चे तो बहुत अच्छी तरह फसल के महत्व को जानते हैं। मैम फसल मतलब अन्न, अन्न जो उगाया जाता है खेतों में। ओके यस। हम जब खाना खाते हैं बेटा तो हमारे लिए चावल या मतलब आटा एक मामूली सी चीज होती है। हम कहते हैं गेहूं आटा है या चावल है, लेकिन वो साधारण चावल या आटा नहीं है, बल्कि अनाज कितने महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए है और कितने लोगों के सहयोग का परिणाम है, यही फसल कविता में नागार्जुन ने बताया है। ठीक है। देखिए, एक के नहीं, दो के नहीं,
ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। अब नदियों के पानी का जादू, पानी से मिलने वाले जीवनदायी तत्व। देखिए, नदियों का जादू का मतलब है पानी से मिलने वाले जीवनदायी तत्व। नोट करिए, पानी से मिलने वाले जीवनदायी तत्व। गर्ल्स नोट करिए, अर्पिता नोट करो से। के बाद है, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि, कोटि कोटि करोड़ों, करोड़ों स्पर्श। स्पर्श मतलब क्या होता है? यस, छूना, छूना छूना। ठीक है, इस कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। गरिमा मतलब गौरव, गरिमा गौरव। गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म मतलब स्वभाव, प्रभाव। ठीक है, तो कवि एक छोटी सी कविता, जो कि छंद मुक्त कविता है, जिसमें छंदों का बंधन नहीं है, बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन उसको किस तरह से बता रहे हैं वो देखिए कि फसल क्या है? फसल एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। तो कह रहे कि फसल को उगने में, जो फसल उगती है उसमें एक ही नदी का पानी नहीं मिला है, बल्कि अनेक नदियों के पानी का, जो अनेक नदियां हैं उनका जीवनदायी जल उस फसल को उगाने में मिला हुआ है। अगर आप वर्षा के रूप में देखते हैं तो शायद एक ही नदी का जल वर्षा के रूप में एकत्र नहीं होता। यस, विज्ञान को अगर देखें, साइंस को देखें, तो कई नदियों का जल समुद्र में जा रहा होगा, उसका फिर भाप वाष्प बनकर शायद फिर बादल बरस रहे होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि ये जो है एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेरों सारी नदियों के पानी का प्रभाव है इस फसल में। ये जिसे हम साधारण फसल सोच रहे हैं, वो साधारण फसल नहीं है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख, कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा। जो फसल है वो एक या दो व्यक्तियों की मेहनत का परिणाम नहीं है, एक या दो लोगों के श्रम का परिणाम नहीं है, बल्कि जो फसल हमारी थाली तक जो अनाज का दाना आता है, वो करोड़ों लोगों के श्रम का, करोड़ों लोगों की मेहनत का परिणाम है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो जो फसल है वो मतलब एक ही प्रकार की मिट्टी में फसल नहीं उग रही है, बल्कि मिट्टी, आप शायद ज्योग्राफी में पढ़ते भी होंगे कि मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं। मिट्टी को मृदा भी कहा जाता है, उसका पर्यायवाची मृदा भी है। तो मिट्टी, काली मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो अनेक प्रकार की जो मिट्टी है, मिट्टी के विभिन्न जो गुण है वो उस अनाज के दाने में मिले हुए हैं। जो विभिन्न खनिज तत्व है, चाहे वो फास्फोरस है, चाहे वो अन्य लौह है, चाहे कोई भी खनिज तत्व है, वो सारे गुण मिट्टी में जो गुण थे वही उस फसल के रूप में हमारे पास पहुंचते हैं। तो फसल को उगाने में नदियों के पानी का योगदान है, मिट्टी का योगदान है, और मनुष्य के श्रम का भी उसमें योगदान है। वो अकेले किसी एक के श्रम का योगदान नहीं है, या एक के प्रभाव का फल फसल नहीं है। आगे देखिए, फसल क्या है? फिर कभी कहता है फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, यह नदियों के पानी का जादू है। साधारण तौर पर फसल कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर विशेष रूप से देखा जाए तो नदियों के पानी का जो प्रभाव है वो फसल के रूप में दिखाई दे रहा है। यानी वो नदियों का पानी ही फसल को उगने में, उनको बढ़ने में सहायक हो रहे। हाथों के स्पर्श की महिमा है। तो फसल का जो एक एक दाना जो है, जो अमूल्य एक एक दाना है, वो करोड़ों लोगों के, करोड़ों किसानों की मेहनत का, खून पसीने की कमाई है, तब जाकर वो एक फसल का दाना बनता है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। मिट्टी के प्रभाव बताया है कि कुछ भूरी मिट्टी है, काली मिट्टी है, संदली मतलब चिकनी, जो चंदन की तरह जिसमें खुशबू आती है। वैसे किसान के लिए तो जो खेत की मिट्टी है उसे हरी चंदन हरी चंदन कहा जाता है, यानी सुअर के मस्तिष्क पे लगाने वाला चंदन की उपमा किसान के लिए उस मिट्टी का मूल्य है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं
कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। तो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, कोई भूरी मिट्टी में उगती है, कोई काली मिट्टी में उगती है, कोई चिकनी मिट्टी में उगती है। शायद ये आप जानते भी होंगे कि कपास है तो उसके लिए थोड़ा अलग ही प्रकार की मिट्टी चाहिए, धान और गेहूं है तो उसके लिए अलग प्रकार की मिट्टी चाहिए, और अन्य दालें हैं या तेल है, तिलहन है तो उसके लिए अलग प्रकार की मिट्टी चाहिए। ठीक? तो क्या कह रहे हैं कि ये जो फसल है वो भूरी काली संदली मतलब चिकनी मिट्टी के लिए आता है। संदली मिट्टी के का गुणधर्म है, यानी इन मिट्टियों का प्रभाव उस फसल में दिखाई देता है। रूपांतर है सूरज की किरणों का, और सूरज की जो किरण है, रूपांतर मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तित रूप, रूपांतर परिवर्तित रूप। तो क्या कह रहे हैं कि रूपांतर है सूरज की किरणों का, और ये जो फसल है वो सूर्य की किरणों का बदला हुआ रूप है, यानी सूर्य की ऊष्मा, सूर्य की ऊर्जा उस फसल में विद्यमान है, जो फसल को विकास करने में भी सहायक है, फसल के पकने में भी सहायक है। और जब वो अनाज हमारी थाली में पहुंच जाता है, वो दाना, तो कहीं ना कहीं हमें भी शक्ति देता है, हमारे लिए भी ऊर्जा का स्रोत होता है। ठीक? तो तब क्या कह रहे हैं कि ये जो फसल है वो सूरज की किरणों का रूपांतरित रूप है, ऊर्जा ऊष्मा के रूप में सूर्य की किरणें उसमें समाई हुई है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, और जो नाचती हुई, थिरकना मतलब होता है नाचना, थिरकने का अर्थ है नाचना। तो जो हवा है, हवा भी संकुचित रूप से सिकुड़न के रूप में थिरकते हुए हवा भी उस फसल के दाने में विद्यमान है, अर्थात फसल को लहलहाने में, विकास करने में सूर्य हवा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो कहने का अभिप्राय क्या हो गया कि जिसे हम साधारण एक अनाज का दाना समझ रहे थे, वो साधारण अनाज का दाना नहीं है, बल्कि अनेक लोगों के सहयोग का परिणाम है। ठीक? तो सहयोग का, अनेक लोगों के श्रम का, अनेक मिट्टी के गुणधर्म का, सूर्य की ऊर्जा का, पानी जल के अमृत समान जल का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। तो कविता बहुत छोटी है, बहुत लंबी कविता ये नहीं है। थोड़ा बहुत समझ में आया या नहीं आया बेटा? मैम सिमटा हुआ संकोच, मैम हवा क्या की हुआ? थिरकन का। तो कह रहे थिरकना मतलब तो नाचना हो गया। तो हवा कैसे आती है? हवा आती है तो फसलें हिलती है, ठीक, नाचती है फसलें। तो कहीं ना कहीं विकास के लिए, उनको बढ़ने में, उनको पकने में हवा का भी उतना ही योगदान है, हवा भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। मैम यहाँ पे हवा सिमटा हुआ संकोच का क्या मतलब हुआ? मतलब सिमटा हुआ संकोच का मतलब हो गया बेटा कि सिकुड़न के रूप में, सिकुड़, जैसे कोई चीज बहुत सिकुड़ा के इस तरह से बंद करके रख दिया था, तोड़ मोड़ के सिकुड़ा के, तो वो कह रहा कि जो फसल के दाने में जो हवा है वो भी उसमें उपस्थित है। तो हम कहते हैं ना कि अगर हम अनाज का एक दाना खा रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के जो तत्व हमें मिलते हैं उसमें, तो वो सूर्य से भी उसमें मिल रहे हैं, हवा से भी मिल रहे हैं, जल से भी मिल रहे हैं, मिट्टी से भी मिल रहे हैं, और मनुष्य के तो श्रम के स्वरूप वो फसल तैयार हो रही है। ठीक है? यस यस, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? यस, बहुत छोटी कविता है, लेकिन इसके प्रश्न थोड़ा सा जनरल टाइप के प्रश्न इसका हैं। मैम बस शाब्दिक अर्थ ही है, दूसरा बस अर्थ इसका नहीं है। शाब्दिक अर्थ है बेटा, इसका कोई विशेष अर्थ नहीं है। बस ये बताना चाह रहे हैं कि जो फसल का दाना जिसे हम साधारण समझ रहे हैं, वो साधारण फसल का दाना नहीं है। जिस अनाज को हम फेंक देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, वो कितने लोगों के योगदान का परिणाम है। ठीक? तो कहीं ना कहीं एक तो उनके श्रम को महत्व दे रहा, मिट्टी के गुणधर्म को महत्व दे रहा, सूर्य की किरणों को महत्व दे रहा, जल को महत्व दे रहा। इसके साथ साथ ही हमें कहीं ना कहीं ये शिक्षा भी दे रहा कि जब संगठित होते हैं, एक साथ मिलेंगे, तो शायद कोई एक नई चीज तैयार होकर आती है। किसी भी कार्य के लिए संगठित होना भी बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज का श्रेय अकेले को नहीं दे सकता, सबके सहयोग का ये परिणाम होता है। ठीक है? क्लियर हुआ? मैम यस मैम। हाँ हाँ जी बेटा बोलो। मैम इस लाइन का मतलब क्या है? हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो फसल क्या है? फसल को जो उगने में सिर्फ एक ही मिट्टी का प्रभाव उसमें नहीं है। अगर हम सामान्य तरह से देखा जाए तो जो वर्षा के साथ, बाढ़ के साथ विभिन्न खेतों की मिट्टी बह के आती है, जब धरती का में, ठीक है, मिट्टी बह के आती है तो वहां पर वो फसल उग रही है। अब अगर वैसे अगर हम कहते हैं तो देखिए ना, धान के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि धान जो है वो कहीं ना कहीं चिकनी मिट्टी में उग रहा है। अगर कपास की बात कहते हैं वो थोड़ा अलग प्रकार की मिट्टी में उग रही है।
या अन्य चीजें खाद्यान्न, जो अन्य खाद्यान्न है, चाहे तेल है या अन्य चीजें हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टी के में वो उग रही है, तो उन सबका प्रभाव हमारे उस मिट्टी, उस फसल के दाने में विद्यमान। ओके मैम। ठीक है? मैम लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा का हाँ, उनका यानी क्या उस मतलब? फसल का जो एक साधारण फसल का दाना दिखाई दे रहा है, जो हमारी थाली में जो एक दाना अनाज का दिखाई दे रहा है, जिसे हम साधारण समझ रहे हैं, वो साधारण अनाज का दाना नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों किसानों की खून पसीने की कमाई है, किसानों की मेहनत का परिणाम वो फसल का दाना है। ठीक है? ओके। ठीक, क्लियर हुआ? रूपांतर का मतलब क्या है? रूपांतर मतलब बदला हुआ रूप, किसी चीज का परिवर्तित रूप। अब सूर्य हमें वैसे तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊष्मा के रूप में, ऊर्जा के रूप में वो अनाज में विद्यमान। मैम इसमें कौन सा रस है? तो इसमें कोई ऐसा विशेष तो नहीं होता, लेकिन हाँ अनुप्रास अलंकार, सॉरी रस, रस की बात आप कर रहे हो, तो रस में हम क्या इसमें बताएंगे कि देखिए, अगर इसमें हम कहें तो एक तरह से जहाँ महिमा का गुणगान हो रहा है, या कहीं ना कहीं महिमा के द्वारा हमें एक उसकी शिक्षा दी जा रही है ना, समाज के लिए एक संगठन की शिक्षा दे रही है, नैतिक मूल्यों की शिक्षा। ये कविता, ये जो भाव है नैतिक मूल्यों की शिक्षा से हमें जोड़ रहा है। ठीक है? तो जहाँ जीवन मूल्य दिए जाते हैं, नीति परक जहाँ ज्ञान दिया जाता है, वहां शांत रस हो जाता है। शांत रस दो प्रकार में होता है, एक तो जहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण है, कोई प्रकृति का ऐसा शांत दृश्य दिखाई दे रहा। दूसरा क्या होता है, जहाँ पर नीति परक जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, वहां पर भी शांत रस हो जाता है। या जहाँ वैराग्य का भाव है वहां पर भी। तो यहाँ नीति परक मूल्य तो है ही इसमें, कि इसके माध्यम से हमें क्या दे रहा है कि हम जीवन में किस तरह सहयोग, संगठन, किस तरह से आपसी सहयोग की आवश्यकता है, वो यहाँ पर बता रहे। यस, और कोई कुछ पूछना है? नहीं तो फिर मेरे पास बहुत कुछ है आज आपके लिए। यस मैम कवि ने ये सब, हाँ प्रियांशी बोलो बेटा। प्रियांशी चौहान क्या पूछ रहे थे? मैम कवि ने ये सब मैम खाने के दाने के लिए कहा है या फिर मैम पूरी फसल के लिए कहा है? बेटा फसल क्या हुई? मैम क्रॉप। हाँ, क्रॉप से क्या निकला? खाना। खाना, है ना? बात तो वही होगी। ठीक है, जिसको हम एक साधारण फसल समझ रहे हैं, जिसको साधारण अनाज का दाना समझ रहे हैं, वो साधारण नहीं है। यस, फसल का ही तो रूपांतरित रूप दाना हो गया, उससे चिक्कल निकाल दिया तो दाने में, अनाज के दाने के रूप में आ गया। ठीक है, गेहूं पिस गया तो वो आटे के रूप में आ गया, चावल में से उसका भूसी अलग होगी तो अनाज के, चावल के दाने के रूप में आ गई। है तो फसल ही ना बेटा। ठीक, यस। और कोई बच्चा कुछ पूछ रहा है? मैम इस कविता की भाषागत विशेषताएं क्या लिखेंगे अगर पूछे तो? भाषागत विशेषताएं है बेटा, मुक्त छंद है इसमें। ठीक है, छंद मुक्त कविता है। अच्छा, इसमें बताया नहीं था मैंने, छंद मुक्त कविता है बेटा, खड़ी बोली है और छंद मुक्त कविता। खड़ी बोली, इस टाइम हम ज्यादातर छंद मुक्ति पढ़ रहे हैं। हाँ, निराला से छंद मुक्त स्टार्ट हो जाता है बेटा। निराला जो हिंदी साहित्य में, निराला का एक विशेष योगदान ही ये है कि उससे पहले बहुत पांडित्य दिखाया जाता था, विद्वता दिखाई जाती थी कि कितने ज्यादा छंदों का आप प्रयोग कर सकते हो, कितने ज्यादा अलंकारों का प्रयोग कर सकते हो। विशेषकर अगर रीतिकाल की बात करूं तो रीतिकाल तो पांडित्य को दिखाने वाला काल था, जिसमें श्रृंगारिक रचनाएं होती थी और साथ में ये दिखाया जाता था कि कौन व्यक्ति कितने अधिक अलंकारों का प्रयोग कर सकता है, कितनी कुशलता से छंदों का प्रयोग कर सकता है। ठीक, उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी विद्वता को दिखाना था। उसके बाद भी जो प्रारंभिक छायावाद के 3 कवि हुए, जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है और सुमित्रा नंदन पंत है, उन तक भी छंदों का था। लेकिन निराला ने उन छंदों के बंधन को छोड़कर निराला ने उस समस्या की ओर ध्यान दिया, या जीवन की वास्तविकता की ओर ध्यान देना शुरू करा, तो कहीं ना कहीं वहां से छंद उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गए थे। वो जीवन के यथार्थ के पर आ गई थी। कविता लेखन का जो विषय था वो यथार्थवादी। ठीक है, तो इसलिए छंद मुक्त ही दिखाई देंगी। यस, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, इसलिए नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि अभी हमने ब्रज भाषा की कविता पढ़ी है, तो मैं नहीं चाहती कि दोनों मिक्स हो जाए, ब्रज और अवधि। तो थोड़े समय के अंतराल में उसको पढ़ाएंगे। अगर ऐसे ही रहा तो ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, अदरवाइज क्लास में बाद में पढ़ाऊंगी। वैसे भी मैं उसको लास्ट में पढ़ाती हूँ। ठीक है, यस।
और किसी ने कुछ पूछना है? फिर मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से। बोलिए बेटा। मैम हाँ जी। मैम इसमें हाथों के स्पर्श की महिमा है, तो इसमें महिमा का क्या अर्थ हुआ? महत्व हुआ बेटा, महिमा मतलब महत्व, हाथों के छूने का महत्व है उस फसल में, ठीक है। यस, और कुछ? कविता बहुत छोटी है, लेकिन इसमें से जो प्रश्न बनते हैं ना वो एक जनरल मतलब सामान्य प्रश्न बनते हैं, पर बड़े सोचने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करूं? किसी ने कुछ पूछना है? साक्षी वगैरह कोई बच्चा को? हाँ जी। मैम इनमें ज्यादातर गुण धर्म आ रहा है, तो इसमें गुण धर्म का मतलब क्या है? गुण धर्म मतलब हुआ स्वभाव, जैसे उसका जो प्रभाव है, स्वभाव है, जो भी उसके गुण है। अब गुणधर्म, मिट्टी के गुणधर्म क्या होंगे? मिट्टी में जो पाए जाने वाले खनिज तत्व है, पोटेशियम है, ये आपका लौह है, या जो भी फास्फोरस है, जो भी खनिज तत्व उसमें आ जाते हैं। ये तो पढ़ते होगे ना, साइंस में भी पढ़ते होगे, उसमें भी पढ़ते होगे, ज्योग्राफी में। यस, यस या नो? यस मैम। हाँ, यस तो मैम। वही गुण धर्म की बात हो रही है, ठीक है। वो गुण उसके उसमें आ रहे, फसल रूप में आ जाए। यस, कुछ पूछना है? मैं आगे प्रश्न पूछूं बेटा? देखिए क्या क्या प्रश्न इसमें बन रहे हैं। इसमें पहले पैराग्राफ में है, नदियों के पानी का जादू से क्या तात्पर्य है? पहले पैराग्राफ में जो प्रश्न बना है, नोट कर लीजिए, नदियों के पानी के जादू का क्या तात्पर्य है? नोट करिए इसको। जो 5 नंबर का पैराग्राफ आता है उसमें से आ सकता है प्रश्न, नदियों के पानी का जादू से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य होगा नदियों के पानी के जादू का? कि कई नदियों के पानी पानी में मिलने पानी वाले फसल के जीवनदायी लिए तत्व। जीवनदायी तत्व, जीवनदायी तत्व है, जीवनदायी तत्व। तत्व, यानी जो फसल को उगने में मदद कर रहे। दूसरा प्रश्न है, कोटि कोटि हाथों की स्पर्श की गरिमा किसे कहा गया है और क्यों? कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की, अर्पिता अनम्यूट करो बेटा, आपने आंसर देना है। कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? यस स्टूडेंट। करोड़ों हाथ, क्योंकि अनेक मनुष्य का श्रम है, उसमें उनके खून पसीने की मेहनत है। हाँ, करोड़ों हाथों के कई लग के ये फसल उगती है, वह इतने सारे लोगों की ये मेहनत है। हाँ, कई लोगों के फलस्वरूप हमें फसल प्राप्त होती है। कई लोगों के श्रम के फलस्वरूप हमें ये फसल प्राप्त होती है। इसलिए बिना किसान का हाथ का स्पर्श है, किसान की मेहनत के बिना वो फसल का स्वरूप नहीं धारण कर सकता। चाहे वो खेत में मतलब फसल उगाने से लेकर, उसे कटाई से लेकर, उसकी निराई से लेकर, मंडी में जाकर, मतलब उसका जो अनाज का दाम, मतलब जहाँ अनाज के रूप में परिवर्तित होने तक किसान का योगदान है उसमें, ठीक है। इसलिए उसके हाथों के श्रम की महिमा और गरिमा कहा गया है। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म का क्या आशय है? हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। बॉयज आप आंसर नहीं देते हो बेटा, गलत बात है। दीपक दीपक बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बाकी कोई बच्चे बॉयज में मुझे बिल्कुल कोई आंसर नहीं मिलता। मेरी क्लास में आपको पता है, शायद 10th A के बच्चों को नहीं पता होगा, मेरी क्लास में सही और गलत में कहीं काउंट नहीं करती हूँ बेटा, और सही और गलत हम जजमेंट भी नहीं कर सकते। इसलिए जैसा आपकी समझ में आता है बोलिएगा। यस रौनक, मैम क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए। प्रश्न था, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म का आशय क्या है? मैं बताऊं? कुंबर, रिदम कुंबर, रिदम कुंबर। मैम क्वेश्चन रिपीट। क्वेश्चन ये था बेटा, हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणधर्म का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब मैम इसका मतलब कि कई विशाल जमीनों पर जब फसल उगाई जाती है तो उसमें से जो पदार्थ फसल में होते हैं। ओके, वेरी गुड। और कोई बच्चा? मैम मैं बताऊं? तनिषा मलिक बहुत दिनों बाद आई है। मैम तनिषा, एक मिनट बेटा, तनिषा मलिक से पूछना है। यस तनिषा। ओके, सुचिता तिवारी। ओके, कौन बच्चा बोल रहा था कि मैं बताऊं? हाँ जी, बोलो बेटा। एक फसल के दाने में कई अनेक अलग अलग तरीके की मिट्टियों की गुणवत्ता समाई होती है। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। और कोई बच्चा?
मैम हर मिट्टी का अपना अलग ही महत्व होता है जो कि अलग अलग प्रकार की फसलों में सहयोग देती है। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूरज की किरणों का रूपांतर से क्या आशय है? सूरज की किरणों का रूपांतर, प्रीतम क्या आशय है बेटा? मैम ये क्वेश्चन पूछना था मुझे। हाँ जी बोलो बेटा। मैम यही वाला रूपांतर। ओके ओके, अच्छा, और आप ही के पास पहुंच गया है ना? ओके, चलिए देखते हैं कौन बच्चा बताएगा सूरज की किरणों का रूपांतर का क्या आशय है। मैम इसका आशय यह एक एक करके यस यस इसका आशय यह है कि सूरज की किरणों का रूपांतरित रूप अर्थात ऊष्मा अथवा ऊर्जा जो फसलों के दानों में समाई होती है। सूरज की किरणें किस रूप में वहां विद्यमान है? ऊर्जा और ऊष्मा के रूप में उसमें विद्यमान है। ऊर्जा मतलब शक्ति देना, ऊष्मा मतलब गर्मी। और अगर वैसे भी देखा जाए तो उगने में भी सहायक है, फसल के पकने में भी सहायक है, और उसके बाद अगर उस फसल के दाने से जो हमें क्या प्राप्त हो रही है, ऊर्जा ऊष्मा दोनों ही प्राप्त हो रही है। ओके, नेक्स्ट इसके जो मेन प्रश्न है उसमें देखिए, आपकी बुक में दिए होंगे, इसमें से कौन कौन से प्रश्न दिए हैं देखिए तो। में जो बोधात्मक प्रश्न है बेटा उसको देखिए। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। मिट्टी के गुणधर्म का क्या सही हुआ? हजार हजार खेतों की मिट्टी का स्वभाव, मिट्टी में पाए जाने वाले पदार्थ, विभिन्न खनिज तत्व जो है, विभिन्न पदार्थ जो है, चाहे वो खनिज के रूप में है, जो भी खनिज तत्व उसमें विद्यमान है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित कर रही है? ये प्रश्न आ सकता है, इसको टिक कर लीजिए, इसको विशेष तौर पर टिक करिए कि वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित कर रही है। कौन बच्चा बताएगा? बॉयज की ओर से आना चाहिए आंसर। गर्ल्स बहुत आंसर देती है, वेरी नाइस। आज ये जो टास्क है ये वाले प्रश्न का बॉयज के लिए है। वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस प्रकार प्रभावित करेगी? बेटा सामान्य सा प्रश्न है कि जो हमारी जीवन शैली है, जिस तरह आज हम जीवन जी रहे हैं, आज सब अपनी सुविधाएं पूर्ण करने के लिए मिट्टी को प्रभावित करते हैं, जैसे हाँ कैसे दीपक? हाँ बेटे, हाँ बताइए। यस, कैसे प्रभावित? आजकल जगह जगह पेड़ों को काटकर हाँ वेरी गुड। और अनेक केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ जो है वो फसल, रासायनिक पदार्थ फसल मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित कर रहे हैं। प्रदूषण भी मिट्टी को गुणधर्म को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, जो रासायनिक खादें खेतों में डाली जा रही है, या जो हम प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं, जो से आने वाला खतरनाक पदार्थ से आने वाला जो अपशिष्ट है, जो बचा हुआ पदार्थ है, रसायन युक्त जो पदार्थ है, वो भी मिट्टी को प्रदूषित कर रहा है। और जो पेड़ों का कटान है वो तो कहीं ना कहीं मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित सबसे ज्यादा कर रहा है। और हमारी जो जीवन शैली है, प्लास्टिक का बहुत अधिक प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मिट्टी के, जो हम प्लास्टिक फेंक रहे हैं, कहीं ना कहीं मिट्टी की उसकी उर्वरता को समाप्त करती जा रही है। धार्मिक स्थलों में, नदियों में फूल तथा आदि फेंके जाते हैं। यस यस, वेरी गुड। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी प्रकार की जीवन की कल्पना की जा सकती है? यस रीता, कुछ कह रहे थे बेटा? अगर मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ दे तो क्या किसी प्रकार के जीवन की कल्पना इस धरती पर की जा सकती है? नहीं की जा सकती, क्योंकि बिना फसल अच्छी फसल के पेड़ नहीं होगा। संभव नहीं। बेटा सब कुछ समाप्त हो जाएगा, शायद सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी अगर मिट्टी अपना गुणधर्म छोड़ दे। ऑक्सीजन हमें मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन सबसे पहले तो ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाएगी, भोजन तो फिर है ही है, पेड़ कोई भी जीवित नहीं रहेगा, ना मनुष्य ना अन्य प्राणी। तो मिट्टी का गुणधर्म छोड़ना हम सबके लिए एक अभिशाप है, ठीक है। मिट्टी को हम कृत्रिम रूप से बना भी नहीं सकते। अगर आप देखिए किसी से थोड़ा बहुत ये वे बन जाएगी, लेकिन मिट्टी आप शायद नहीं बना सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदूषित होने से यस, कौन बच्चा बोल रहा है? कोई बच्चा बोल रहा है। यस, इसमें एक प्रश्न है आपके, उसमें देखिए पाठ्येतर सक्रियता। देखिए तो बुक में दिया है पाठ्येतर सक्रियता, देखिए बेटा
यस मैम। ओके यस मैम। रोनित अग्रवाल, इसे पढ़ो तो क्या लिखा है पाठ्येतर सक्रियता में। रोनित अग्रवाल, रोनित अग्रवाल, इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चा नहीं बोला मुझे उसके एब्सेंट मार्क करनी चाहिए, है ना। क्योंकि नहीं बोलने वाले को तो फिर मुझे क्या पता कि आप क्लास में हो या खाली ऑन करके चले गए हो। कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ नोट करती जाती हूँ जो बच्चे नहीं आंसर देता है। ओके चलिए और देखते हैं कौन है। उत्कर्ष, आप रीड करो तो। पाठ्येतर सक्रियता में पहला जो दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया वाला प्रश्न। उत्कर्ष। सुचिता तिवारी, सुचिता बुक में से रीड करना है, मैं आंसर नहीं पूछ रही हूँ। सुचिता तिवारी। ओके सो आज की आपकी भी मुझे एब्सेंट मार्क करनी पड़ेगी, है ना। वानी आप रीड करो। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा आपने किसानों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ सुना, देखा और पढ़ा होगा। एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था अपने सुझाव दिए। ओके यस वेरी गुड। ये थोड़ा सा आवाज क्रैक कर रही थी। यस रिदम कुमार आप रीड करो तो बेटा, क्या पता आपके वहां से सही आवाज आए। वानी ने पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा, वेरी नाइस। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम थी। हाँ इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया द्वारा आपने किसानों की स्थिति के बारे में बहुत कुछ सुना, देखा और पढ़ा होगा। एक सुदृढ़ सुदृढ़, सुदृढ़, सुदृढ़ का अर्थ क्या होता है? सुदृढ़ का अर्थ क्या होता है? मजबूत। ओके हाँ बोलो बेटा, आप रिदम बोलो बेटा। सुदृढ़ कृषि व्यवस्था के लिए आप अपने सुझाव देते हुए अखबार के संपादक को पत्र लिखिए। ठीक है, समझ में आया। क्या करना है कि कृषि व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, किसानों की स्थिति में कैसे परिवर्तन आए, इस तरह का एक पत्र जो है आपने संपादक, किसी भी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लिखना है और वो मुझे भेजना है लिखने के बाद। मैम व्याकरण में लिखना है? किसी में भी लिख लीजिए, लिटरेचर व्याकरण किसी में भी। ओके दीपक। ओके यस क्योंकि पत्र तो आना ही है बेटा 5 नंबर का। वैसे भी व्यवहारिक जीवन में भी हमें पत्र लेखन तो आना ही चाहिए, भले ही हम उसे मेल के थ्रू भेज रहे हैं, लेकिन वो तो आना चाहिए ना, जरूरी है। तो इसको आप लिखेंगे। अच्छा क्लास का टाइम होने वाला है, लेकिन उससे पहले कुछ बताना चाहूंगी कि आप लोगों ने कवि सम्मेलन देखा होगा क्लास 10 या नहीं देखा? देखा है मैम। ओके तो वेरी नाइस। रिदम, अर्पिता, शिखर, आंचल, कशिश अग्रवाल, यस वेरी नाइस, बहुत अच्छा इन लोगों ने परफॉर्म किया था। बेटा अगली बार से जब भी कभी कुछ भी भाव आते हैं तो उन्हें लिख के रखा करो इसी तरह, ठीक है। यस स्टूडेंट, और बाकी बच्चों का भी कभी दूसरे प्रोग्राम में बाकी बच्चों को भी लेंगे बेटा, ठीक है। तो देखिए और कुछ पूछना है आप लोगों ने? यस यस क्लास। आचल कुछ पूछना है बेटा अभी? मैम वो रूपांतर वाली लाइन दोबारा समझा दीजिए। रूपांतरित मतलब हुआ बेटा कि सूरज की जो गर्मी है, सूरज अपने परिवर्तित रूप में अर्थात ऊष्मा के रूप में और ऊर्जा के रूप में उस फसल में विद्यमान है। पहले तो उसने फसल को उगने में, उसको पकने में सहायता करी, और जब बीज रूप में जब हमारे पास पहुंचा, अनाज के दाने के रूप में पहुंचा, तो वो ऊष्मा के रूप में और ऊर्जा के रूप में हमारे पास पहुंचा। ओके मैम। ठीक है, और कुछ किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? और मैम लाख लाख कोटि कोटि हाथों वाली लाइन समझा दीजिए एक बार। बेटा कोटि लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा का मतलब है कि वो फसल का दाना किसी एक किसान की अकेले की मेहनत नहीं है, उसमें करोड़ों लोगों के श्रम का, पसीने का जो है प्रभाव उस फसल में है। हजारों लोगों ने करोड़ों लोगों ने पसीना बहाया है, मिट्टी खेतों में काम किया है। किसान की अथक थका देने वाली जो मेहनत है उस फसल के दाने में विद्यमान है। तो बहुत मैम इस लाइन में कोटि कोटि का क्या मतलब है? करोड़ों बेटा, करोड़ों लोगों के। ओके। और मैम गरिमा का? गरिमा मतलब गौरव, उनके मान सम्मान का, उनके मान सम्मान का प्रतीक है वो फसल का दाना। ओके थैंक यू मैम। अपने श्रम से उगाया है। गर्व करता है किसान, जब किसान खेतों में लहलहाती फसल देखता है तो बेटा उसका सर गर्व से ऊंचा हो जाता है।
और अगर आज के समय में देखिए जो आज कठिन परिस्थिति चल रही है, तो अनाज का एक एक दाना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया। अगर सोचो हम सब घरों में बंद हैं, अगर किसान दिन रात मेहनत करके वो फसल नहीं उगाता तो क्या हम जीवित रह पाते? यस प्रियांशी? नो मैम। सोचो बेटा ना, हमें भले ही बाकी चीजों से हम रह जाएंगे थोड़ी देर के लिए, जो सेकेंडरी चीजें हैं, जो गौण वस्तुएं हैं, उनके बिना हमारा जीवन चल सकता है, लेकिन जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जिसके बिना, जो भोजन की है, जिसके बिना हमारा एक पल भी हम जीवित नहीं रह सकते, है ना? इस समय सबसे ज्यादा लॉकडाउन के पीरियड में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा हमें किसकी आवश्यकता हो रही है? खाद्यान्न की। यस, उसके बिना शायद मुश्किल हो रहा जीवन जीना। ठीक है, तो इसलिए गरिमा है, गर्व का प्रतीक है वो फसल का एक दाना, जिसे किसान ने खून पसीने की, कहते हैं किसान के खून पसीने की कमाई। ठीक है, यस, तो ये तो बहुत छोटी कविता थी बेटा, इसमें बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ओके, आपका टाइम भी होने वाला है, टेक केयर। और जो मैं नोट्स भेजूं उसे कंप्लीट करके एडुलेक्स में भेजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।
Good afternoon, all of you. 27 students are there. Start your videos, everyone. Start your videos. Good afternoon, ma'am. Start your videos. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Hello. Start your videos, everyone. Okay, in previous session, we were discussed about the asset and the kind of assets. That is assets and the classification of assets on the basis of source, concentration, and strength. So there are three kind of classifications related to asset. One is related to source, that is an organic and organic asset. The another is on the basis of strength, strong and weak asset. And the third is on the basis of concentration, that is dilute and concentrated assets. So now let us discuss in today's class, we will discuss about the basis. So when we define assets, the assets yeah, कह सकते हैं आप according to the modern concept of asset and basis. जो assets आपके होते हैं, assets are those substances which produces या furnish H positive ions when dissolved in water. जो हमने उस दिन define discuss करी थी, same as according to the modern concept of base. जो base आपका है, base are those substances which furnish OH negative ions when dissolved in water. जो एसिड आपके हैं, एसिड फर्निश H positive ions when dissolved in water, and जो बेस आपके हैं, बेस furnish OH negative ions when dissolved in water. So the substance which give hydroxyl ion, that is OH negative ions when dissolved in water, is called bases. Let me share a screen. Have a look. So we are talking about bases. Bases are the substance which furnish OH negative ions known as hydroxyl ions. For example, NaOH aqueous, aqueous means dissolved in water, furnish Na positive aqueous plus OH negative aqueous. जो aqueous है, aqueous stands here for the aqueous solution. Aqueous solution क्या हुआ? That is the solution of anything in water is called aqueous solution. The solution of anything in water is called aqueous solution. So bases क्या है? Bases are the substance which form या furnish OH negative ions when dissolved in water. Aqueous solution है कि NaOH solid होता है, palettes होती हैं white color की इसकी. When NaOH dissolved in water, it furnish Na positive and OH negative ions. जो OH negative ions हैं वो prove कर रहे हैं कि जो NaOH आपका है वो क्या है? Base है. और अगर we have to consider, if we have to consider the examples of, if we have to consider the examples of bases, so all metallic oxides and hydroxides are basic in nature. All metallic oxides and hydroxides are basic in nature. मतलब कि metal oxide
and metal hydroxides are basic in nature. मेटल हाइड्रोक्साइड तो वो हो गए जिसमें डायरेक्ट OH प्रेजेंट होगा, और मेटल ऑक्साइड देखिए फॉर एग्जांपल Na2 है, Na2O when dissolved in water it forms NaOH. तो जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि when metal oxide dissolved in water it forms metal hydroxide, और metal hydroxide तो हमेशा आपका बेसिक होगा. All metal oxides and hydroxides are basic in nature. Some of our amphoteric, about the amphoteric oxides we will discuss later in this chapter or in next chapter also. Or about the acidic oxides, the non-metal oxides are acidic in nature. Some of the non-metal oxides are neutral, and most of the non-metal oxides are acidic in nature. तो ये एग्जाम्पल है. इफ यू वांट टू राइट द एग्जाम्पल ऑफ बेसिस, कोई भी मेटल का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आप लिख सकते हैं. ऑल मेटल्स ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि हाइड्रोक्साइड्स तो ठीक है, व्हेन हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोड्यूस OH नेगेटिव, एंड व्हेन ऑक्साइड ऑफ एनी मेटल डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड. तो अगर हाइड्रोक्साइड है और सॉल्यूशन में अगर NaOH है तो क्या प्रेजेंट है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है तो प्रेजेंट है. तो OH नेगेटिव प्रेजेंट है. OH नेगेटिव अगर सॉल्यूशन में है वो कौन हो गया? बेस. तो बेस क्या हो गया? दो सब्सटेंसेस which furnish या which produce OH negative ions when dissolved in water. अब बेसिस में एग्जांपल्स अगर आप कंसीडर करें तो बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, बिकॉज ऑल मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो मेटल्स हमारे पास 65-67 अराउंड मेटल्स हैं, तो उन सारे मेटल्स के जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है वो आपके लिए नेचर में क्या होंगे? बेसिक होंगे. सेकेंड टर्म इसमें आता है एल्कलीज. बिफोर स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस you have to learn about the alkalis. What are alkalis? Simple as water soluble bases. Water soluble bases are called alkalis. All the bases do not dissolve completely in water या do not soluble completely in water. तो वो base है जो soluble और जो completely dissolve हो जा रहा है, that is called alkalis. तो statement है all alkalis are bases. All alkalis are bases, but all bases are not alkalis. जो alkali है वो तो base होगा, because alkalis are water soluble bases. The water soluble bases are called alkalis. But all alkalis are bases, but all bases are not alkalis, because all of the bases do not dissolve completely in water. They are not soluble in water. Some are partially soluble in water and some are insoluble in water. So those bases which are soluble in water are called alkalis. So some of the strong bases are dissolved in water, for example NaOH, KOH and CaOH का whole twice. These are the example of bases which are dissolved in water, completely dissolved in water. They are called soluble. इन्हें हम soluble bases कह सकते हैं. So water soluble bases are called alkalis. So what are bases? Simple as bases are the substance which furnish OH negative ions when dissolved in water. And what about the alkalis? Alkalis क्या होती हैं? Water soluble bases are called alkalis. अब classification of bases start कर रहे हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस जो हमारा है, क्लासिफिकेशन ऑफ जो बेस आपके होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं बेसिस, तो नेचर में फाउंड हो रहे हैं, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से या मैन मेड सब्सटेंस से फाउंड नहीं होते. तो बेसिस के क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक ही क्लासिफिकेशन है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ. On the basis of strength. तो strength के base पे acid जो है, acid are categorized into two classes, same as bases also categorized into two classes, strong acid and strong base and weak base. And the define and concept are same related to the dissociation of molecule.
या फॉर्मेशन ऑफ आयन, डिसोल्यूशन ऑफ आयन कह सकते हैं आप, आयनाइजेशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? विच आर कंप्लीटली, strong bases are those which are completely dissociate into ions when dissolved in water, and weak are partially dissociate. तो strong base, सबसे strong जो base है या strongest base जो आपका है वो है NaOH, KOH, ये आपके strong base के example हो जाएंगे। weak base में हमारे पास example आता है NH4OH का, CaOH का whole twice, तो ये वीक बेस है। जो वीक बेस है, वीक बेस में OH नेगेटिव आयंस अगर व्हेन वी डिसॉल्व एनी बेस इन अ वाटर इट फॉर्म्स OH नेगेटिव आयंस, वो क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयंस को फर्निश करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो कंप्लीटली जब आयनाइजेशन होगा या कंप्लीट डिसोसिएशन होगा तो जो आपके OH नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे उनकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, और अगर पार्शियल डिसोसिएशन हो रहा है तो OH नेगेटिव की क्वांटिटी कम होगी। हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं दे प्रोड्यूस मोर OH नेगेटिव आयंस, वो ज्यादा OH नेगेटिव आयंस बनाएंगे, और जो वीक एसिड हैं दे प्रोड्यूस लेस OH नेगेटिव आयंस। क्योंकि सपोज फॉर एग्जांपल हम दो सॉल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का एक वीक बेस का है, तो इसके 100 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी 100 मॉलिक्यूल्स हैं। ये डिसोसिएट होगा तो 100 OH नेगेटिव फॉर्म होंगे, और अगर ये डिसोसिएट होगा तो 20, 30, 40 इतने हो सकते हैं। सपोज कि 40 हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस किस में ज्यादा फॉर्म हो रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस में। तो स्ट्रॉन्ग बेसेस आर दोज व्हिच आर कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो वो स्ट्रॉन्ग बेस हो गए आपके। दूसरा क्लासिफिकेशन में भी अगर आप करना चाहें तो कंसंट्रेशन के बेस पे कर सकते हैं। मैम, कैन स्ट्रॉन्ग बेसेस बी अल्कलाइन? यस, NaOH is alkali और KOH both are dissolved in water, तो alkalis strong हो सकते हैं। alkalis बेस से हटके टर्म नहीं है, बस alkalis एक डिफाइन आ गई कि those bases which are soluble in water are called alkalis। alkalis होते तो bases ही हैं, वो strong भी हो सकते हैं, weak भी हो सकते हैं। concentration के बेस पे अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। dilute and concentrated डिफाइन आपकी वही रहेगी कि देखो जो बेसिस आपके हैं वो नेचर में अक्सर नहीं करते, लेबोरेटरी में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो लेबोरेटरी में जब वो प्रिपेयर किए जा रहे हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में प्रिपेयर हो, सॉलिड फॉर्म में प्रिपेयर हो रहे हैं, तो हमेशा जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उनका वो एक्वस सॉल्यूशन होगा, मतलब कि वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा बेस को। NaOH की पैलेट्स आती हैं, व्हाइट कलर की पैलेट्स आती हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है वो खुद। तो सिंपल एज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में हम इतना कह सकते हैं कि द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मोर अमाउंट ऑफ NaOH एंड लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जब हम NaOH को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो हमने NaOH का ज्यादा अमाउंट यूज किया है, तो दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड। और अगर हमने वाटर का अमाउंट ज्यादा रखा है और NaOH का अमाउंट कम रखा है तो उससे हम क्या कह सकते हैं? दैट इज कॉल्ड डाइल्यूट बेस। लेकिन जो बेस का क्लासिफिकेशन है, सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन है बेस का, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। एक अनदर क्लासिफिकेशन आता है एसिड एंड बेसिस का, जो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, और वो डिपेंड करता है, फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है एसिडिटी एंड बेसिसिटी। जो एसिडिटी है वो रिलेटेड टू होती है बेस, और जो बेसिसिटी है वो रिलेटेड टू होती है एसिड, मतलब कि अपोजिट होता है। तो उसमें एसिडिटी ऑफ अ बेस किस पे डिपेंड करती है? एसिडिटी ऑफ अ बेस इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस which the base will furnish when dissolved in water। कोई भी बेस जितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस को फर्निश कर रहा है जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है उसे, तो उसे हम कह देते हैं बेसिसिटी, एसिडिटी ऑफ अ बेस। फॉर एग्जांपल NaOH डिसॉल्व होता है तो 1 OH फॉर्म होता है, तो दैट इज मोनोबेसिक। और डाइबेसिक में 2 OH होने चाहिए, तो 2 OH किसके पास होते हैं? जिनकी मेटल की वैलेंसी 2 होगी, उनके हाइड्रोक्साइड के पास, कैल्शियम के पास, फेरस के पास, मैग्नीशियम के पास, तो वो डाइएसिडिक बेस होते हैं। और सेम एज जो आपके ट्राइएसिडिक हो गए, ट्राइएसिडिक वो होंगे जिनके पास 3 ट्राइएसिडिक बेस आपके वो होंगे जिनके पास क्या होंगे? 3 OH नेगेटिव आयंस होंगे जो रिप्लिकेबल होंगे।
अब ये नहीं है किसी के पास OH है और वो OH डोनेट नहीं कर सकता तो वो बेस की तरह बिहेव करेगा, तो वो बेस की तरह बिहेव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल, एल्कोहल्स क्या होते हैं? एल्कोहल्स स्पेशल काइंड ऑफ कैटेगरी हो गई केमिकल सब्सटेंसेस की जिनका फंक्शनल ग्रुप OH है, मतलब उनमें OH कंपल्सरीली प्रेजेंट होता है लेकिन वो बेसिक नहीं होते। सिर्फ वही बेसिक होंगे जो उस OH को क्या कर सकते हैं, फर्निश कर सकते हैं, अपने से सेपरेट कर सकते हैं, जहाँ OH नेगेटिव को प्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखते हैं, जिनका OH नेगेटिव रिप्लिकेबल है। सेम एज एसिड में होती है बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, तो बेसिसिटी होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस, number of H positive ion which will furnish when acid dissolved in water। तो इसमें देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जब हम बात कर रहे हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड, तो बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ H positive ions which are furnished during ionization या during dilution लिख लो। अब HCl है, HCl when dissociate in water तो consider aqueous, H positive aqueous plus Cl negative aqueous it forms। HCl when dissociated forms H positive and CH3COOH when dissociate it has 4 hydrogen atom. Total how many atoms of hydrogen? 4 atoms of hydrogen. But when it will dissociate it produce CH3CO negative and only 1 H positive। तो सिर्फ एक ही H positive replicable है, 1 replicable hydrogen atom। तो 4 हैं लेकिन सिर्फ एक ही क्या कर पा रहा है, डोनेट कर पा रहा है, ये वाले 3 रिप्लिकेबल नहीं है, इन्हें हम रिप्लेस नहीं करा सकते, तो इसे हम कहते हैं मोनोबेसिक एसिड। सेम एज डायबेसिक आते हैं, डायबेसिक कैटेगराइज्ड होंगे which furnish 2 H positive ions, तो जिनके पास 2 होंगे, H2SO4 के पास 2 आयंस हैं, डिसोसिएट होगा तो 2 H पॉजिटिव फॉर्म करेगा। सेम एज ट्राइबेसिक H3PO4 3 H पॉजिटिव, मतलब कि कंसेप्ट है, नोट्स में नहीं लिखेंगे हम इसे, पर एक कंसेप्ट है, कभी अगर आपको नीड पड़े फर्दर तो हम इसका यूज कर सकते हैं। तो कभी अगर आपको इसकी नीड पड़ रही है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, एसिड है तो बेसिसिटी होगी, बेसिसिटी इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स व्हिच आर फर्निश्ड या नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस व्हिच आर फर्निश्ड बाय द 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड। जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड आपका होगा, वेट अ मिनट, वी हैव अ क्वेश्चन। All these reactions are decomposition reaction। बेटा these are ionization reactions। डिकम्पोजिशन आप कह सकते हैं कि जब उसे डिसॉल्व किया जा रहा है तो वो आयंस में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, डिकम्पोजिशन है क्योंकि एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, लेकिन दे आर कॉल्ड आयनाइजेशन रिएक्शंस बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ आयंस आर टेकिंग प्लेस इन दीज पर्टिकुलर रिएक्शंस। कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो तो ये आपकी वैसे तो नहीं है, these are not decomposition reactions because 2 reactants are present। वाटर भी है और वाटर हम लिख नहीं रहे, हम उसके प्लेस पे एक्वस सॉल्यूशन लिख रहे हैं, तो H2SO4 का एक्वस है, मतलब क्या H2SO4 एक्वस का H2SO4 plus H2O 2 रिएक्टेंट हो गए, तो these are not regarded as decomposition reactions। ये decomposition reactions नहीं है, these are called ionization reactions because formation of ions are take place in this particular reaction। अब हमारा आता है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के इंट्रोडक्शन के बाद वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, देन प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिक सॉल्ट्स।
सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. The reaction in which acid and base react to form salt and water. So when an acid reacts with a base, the compound formed along with the water is called salt. ठीक है, पहले भी मैंने आपसे कहा था कि salt is not only NaCl, सिर्फ NaCl ही salt नहीं है, all the chemicals, जितने भी chemicals हैं उनको chemicals की जगह हम salts भी बोल सकते हैं. So when an acid reacts with a base, the compound formed along with the water, water के साथ जो compound form हो रहा है, that is called a salt. उसे हम क्या कहते हैं? Salts कहते हैं. तो कोई भी acid जब base के साथ react करेगा, तो वो क्या form करेगा? Water form करेगा, और water के साथ एक substance वो form करेगा जिससे हम कहते हैं salt. और this reaction is called neutralization reaction. HCl is an acid. Basic example ले रहे हैं. NaOH is a base. So it forms NaCl plus H2O. NaCl is a salt here. For example, अगर हम यहाँ पे HCl plus KOH ले लेते हैं, तो salt बनेगा KCl plus H2O. Okay. अब देखो वाटर रिमूव हो रहा है तो एसिड ने H रिलीज करना है, बेस ने OH, तो ये दोनों मिलके आपका क्या फॉर्म कर ले रहे हैं? वाटर. बचा कौन? KCl, तो वो प्रोडक्ट बना लेगा. ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये कि कोई भी, सपोज थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, H2SO4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस, ये एसिड हो गया आपका एंड इट इज अ बेस. So when acid react with base is form water. तो acid ने क्या देना है? acid ने देना है H, और base ने क्या रिलीज करना है? OH. तो जब ये H और OH कंबाइन होंगे तो फॉर्म होगा वाटर. वाटर इससे फॉर्म हो गया. अब बचा कौन? मैग्नीशियम सल्फेट. फॉर्मूला आपको बनाना आता है, ये Mg2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव. तो ये आपका क्या बन जाएगा? दैट इज MgSO4 प्लस 2H2O. So that is the formation of salt. Formation of salt taking place by the reaction, or that is called neutralization reaction. The reaction in which acid and base combine to form a salt and water is called neutralization reaction. Neutralization reaction में normally होता क्या है? Acid जो है base के effect को neutralize करता है, और base जो है वो acid के effect को neutralize करता है, क्योंकि दोनों की properties anti हैं. अब देखिए salts के बारे में. जो सॉल्ट आपका फॉर्म हो रहा है, कोई भी सॉल्ट जो आपका एसिड और बेस के रिएक्शन से फॉर्म हुआ है, इट कंसिस्ट 2 पार्ट्स. उसमें 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वन फ्रॉम द एसिड एंड द अनदर फ्रॉम द बेस. जो वन है डिराइव्ड फ्रॉम एसिड एंड द अनदर, पहले बेस वाला लिख लो, पॉजिटिव होता है ना. Derived from base and derived from acid. When after this topic, I will give the answer ki what is the reaction between acetic acid and baking soda. Wait for a while. Salt has 2 parts. One is derived from base and the another is derived from the acid. ये जो है इन बोथ पार्ट्स को हम बोलते हैं रेडिकल्स. रेडिकल्स तो डिराइव्ड फ्रॉम बेस, बेस जो बेस से डिराइव्ड होता है उसे हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल. जो एसिड से डिराइव होता है उसे हम बोलते हैं एसिडिक रेडिकल. जो बेसिक रेडिकल आपका होता है, बेसिक रेडिकल होता है पॉजिटिव आयन, और नेगेटिव आयन होता है एसिडिक रेडिकल. सिर्फ सॉल्ट की बात कर रहे हैं, किसी और चीज की नहीं कर रहे. तो द सॉल्ट है वो पॉजिटिव आयन. पॉजिटिव आयन जो है वो बेसिक रेडिकल होता है, और नेगेटिव आयन जो होता है वो एसिडिक रेडिकल होता है. एग्जांपल देखिए, MgSO4.
ठीक है। MgSO4 अगर हम वैलेंसी से कंसीडर करें तो MgSO4 फॉर्म हुआ होगा Mg2 पॉजिटिव से और SO4 2 नेगेटिव से। तो Mg इज अ बेसिक रेडिकल और SO4 इज अ एसिडिक रेडिकल। ठीक है। और जब आप रेडिकल लिखेंगे तो रेडिकल आर आयंस, तो बेसिक रेडिकल इसमें जो प्रेजेंट है, the basic radical present in base MgSO4 is Mg2 positive and the acidic radical जो present है वो कौन है, SO4 2 negative। Got it? अब second question एक तो ये आ गया, find the acidic and basic radical in the following bases या in the following salts। second आ जाता है कि which acid or base consist, जो salt है इस salt में कौन सा acid present है और कौन सा base। Name the acid and base present in the following salts. For example, CH3COONA, ये आपका salt है। तो इसमें हमें बताना है कि ये किस एसिड से बना है और किस बेस से। तो फर्स्ट वी विल फाइंड द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। CH3 ये ब्रेक होगा आपका CH3COO नेगेटिव में प्लस Na पॉजिटिव में, तो एसिडिक रेडिकल नेगेटिव वाला हो गया CH3COO नेगेटिव, बेसिक हो गया Na पॉजिटिव। हुआ एक काम तो ये हो गया कि वी हैव सेपरेटेड द एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। अब हमें बताना है कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस। तो अब आप रिमाइंड कीजिए या इधर चलते हैं, जब एसिड एंड बेस को जब आपस में रिएक्ट करवाया तो एसिड ने क्या लूज करा, H पॉजिटिव, और बेस ने क्या लूज करा, OH नेगेटिव। H क्या दिया है एसिड ने, H, और बेस ने क्या दिया है, OH। तो वही आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा। एसिड रेडिकल में आप H ऐड कर देंगे और बेस में OH नेगेटिव। तो इसका मतलब कि जो CH3COONA है, it is formed from the acid CH3COOH and the base NaOH। तो सिंपल एज कभी भी अगर आता है कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसेस प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सॉल्ट्स, सिंपली सेपरेट देम इनटू द टर्म ऑफ रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। वो रेडिकल आपके हो गए तो उसके बाद आप क्या करेंगे, एसिडिक रेडिकल में यू हैव टू प्लस H पॉजिटिव to convert the acidic radical into acid, and in basic radical plus OH negative to convert the basic radical into base। अब आप मुझे बताइए कि which acid and base present in the salt, कौन सा salt, NH4Cl। solve कीजिए, just raise your hands to give answer। Which acid and base is present in the salt? Salt है आपका NH4Cl। NH4Cl में you have to find the all four things. First you have to find acidic and basic radical. After that you will find the acid and base. Just raise your hands after solving this to give your answer or to share your answer. Okay, Vinayak has solved. Faster, इतना तो क्वेश्चन ही नहीं है स्ट्रॉन्ग। स्टार्ट योर वीडियोस एवरीवन। सबकी वीडियो ऑफ है, एक वानी की ऑन है, एक शुभ की और एक एकम की। स्टार्ट योर वीडियोस। Vinayak, just share your answer in chat because there is no option to unmute you. Share your answer in chat. सिंपल एज NH4Cl आपका क्वेश्चन है, तो डिवाइड द NH4Cl इनटू आयंस। NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव फॉर्म होगा आपका
तो NH4 पॉजिटिव बेसिक रेडिकल हो गया, Cl नेगेटिव एसिडिक रेडिकल हो गया। तो अब बेसिक रेडिकल में OH जोड़िए तो बेस फॉर्म हो जाएगा NH4OH, और एसिडिक रेडिकल में H ऐड करेंगे तो फॉर्म हो जाएगा HCl एसिड। तो दैट मीन्स कि NH4Cl जो आपका है, NH4Cl is made up of NH4OH and HCl। दोबारा एक बार मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, क्योंकि रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स कि जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हुआ। एंड एवरीवन जस्ट स्टार्ट योर वीडियोस, कीप स्टार्ट योर वीडियोस, स्टार्ट योर वीडियोस एवरीवन। देखिए, I have take the salt aluminum sulfate. Aluminum sulfate लिया मैंने। When we try to dissociate the aluminum sulfate into ions, we know that it is made up of aluminum and sulfate. NH4 Al3 positive। तो इसकी OH के नेगेटिव के साथ इसका कंपाउंड बना दो पकड़ के, AlOH का होल थ्राइस। ये बेस यूज हो रहा है, और एसिड क्या यूज हो रहा है, H पॉजिटिव ऐड करना है SO4 2 नेगेटिव में, बनाओ कंपाउंड। कंपाउंड तो आपके इसी से बनेंगे, क्रिस क्रॉस से। जो क्रिस क्रॉस मेथड है वही आपका यूज होगा कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो इतना करना था आपको, पहले उसे आयंस में ब्रेक कीजिए, वैलेंसी आपको पता है। just try to understand। एल्यूमिनियम सल्फेट गिवन है। In class 9 you will learn the valencies of ions, cations and anions। तो एल्यूमिनियम सल्फेट किससे बना है, you have to find एल्यूमिनियम और सल्फेट। what is the valency of aluminum? Al3 positive, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। आयंस में सेपरेट हुआ, पॉजिटिव वाला बेसिक रेडिकल है, नेगेटिव वाला एसिडिक रेडिकल होता है। तो बेस फाइंड करने के लिए बेसिक रेडिकल में आपको OH नेगेटिव जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि जब सॉल्ट फॉर्म हुआ था तो बेस ने OH नेगेटिव को रिलीज करा था, तो बेस ने OH नेगेटिव को रिलीज कर दिया था, तो इसलिए OH नेगेटिव जोड़ना पड़ेगा इफ यू हैव टू फाइंड द बेस। और एसिडिक रेडिकल में H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो एसिड मिल जाएगा। तो बेसिक रेडिकल आपका कौन है, एल्यूमिनियम Al3 पॉजिटिव। OH नेगेटिव ऐड करना है तो AlOH तो लिखोगे नहीं, फॉर्मूला बनाओगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का, फॉर्मूला बनेगा वैलेंसी से। तो वैलेंसी भूलने वाली चीज नहीं है, वैलेंसी क्लास 9 की फिर से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि किसी भी चैप्टर में हमें फॉर्मूला बनाना नहीं है, हमें फॉर्मूला लिखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला। और सेम एज एसिड बनाने के लिए ये हो गया। चलिए एक एग्जांपल फिर से आप सॉल्व कीजिए। MgSO4 is an example of salt। Find the acid and base from which the MgSO4 is formed। Yes, Rhythm। MgOH whole twice is the base and H2SO4 is acid। ये तो इतना सिंपल कंसेप्ट है एसिड एंड बेस फाइंड करने का। इसकी जो हमें नीड पड़ती है, इसकी नीड हमें तब पड़ती है जैसे जैसे आप चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे हम, तो हमें क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपका क्या आता है, दैट इज क्वेश्चन आपका आता है कि फाइंड द नेचर ऑफ द सॉल्ट। जो सॉल्ट है वो हमेशा न्यूट्रल नहीं होता, सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं, सॉल्ट बेसिक भी होते हैं। डिपेंड अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस व्हिच इज यूज्ड बाय अस।
in the formation of that particular salt. तो MgSO4 है, पॉजिटिव आयन Mg2 पॉजिटिव हुआ यानी कि बेसिक रेडिकल, उसमें OH ऐड करेंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? MgOH का होल ट्वाइस. अगर फॉर्म करना है तो जस्ट सर्च आउट द वैलेंसीज एंड कीप लर्न. रिवाइज कर लीजिए वैलेंसीज, जितनी बार मौका मिले उतनी बार करते रहिए, कि अगर अच्छे से प्रिपेयर वैलेंसीज होंगी तभी आप प्रोडक्ट बना पाएंगे. क्योंकि अब यहाँ पे वो लिख के नहीं देगा, वो आपसे आप क्वेश्चन आपका आ रहा है कि राइट द इक्वेशन. जैसे अभी ये क्वेश्चन पूछा था, इसे ही ले लेते हैं. ये क्वेश्चन पूछा था किसने, विनायक ने, कि व्हाट विल बी द इक्वेशन इफ वी ऐड एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा. तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कि राइट द इक्वेशन व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विद बेकिंग सोडा. So you know that what is the formula of acetic acid, what is the formula of baking soda. तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं. क्वेरी थी तो देखिए, द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड का जो फॉर्मूला आपका होता है, द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज CH3COOH. और क्या लेना है, बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा होता है NaHCO3. NaHCO3. तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है आपका CH3COONA प्लस CO2 और प्लस H2O. H2O तो फॉर्म होना ही है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है कि यहाँ से H जाएगा ही जाएगा, ये एसिड, और OH जाएगा यहाँ से, तो OH चला गया. अब Na ने इसके साथ प्रोडक्ट बना लिया, बचा कौन, CO2. तो इस रिएक्शन में CO2 गैस लिबरेट होती है. ये इक्वेशन आप घर पे कर सकते हैं नॉर्मली. बेकिंग सोडा में डालिए एसिड, तो ऑब्जर्व करेंगे आपकी इफर्वेसेंस आ रही है कि कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो वो CO2 होगा. तो ये पढ़ेंगे अभी इसी में. इक्वेशंस हमने पढ़नी है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की इक्वेशन है ये खुद में. When acid react with metal bicarbonate. So that is sufficient for today's class. तो हमने क्या पढ़ा, that is bases, classification of base on the basis of strength, strong and weak base. What is the define of strong base? Raise your hands to give answer. What is the define of strong base? Raise your hands to give answer. Yes, Ekam. Ekam. Ma'am, strong base are those which are completely dissociated into ions. When dissolved in water. Good. Down your hands, everyone. State any one example of weak acid. Raise your hands to give answer. Any one example of weak acid. Good. Abhijit. Citric acid. Citric acid. All the organic acids are weak. And if I want to know the formula of any weak acid, ऐसे तो सारे ही एसिड हो जाएंगे. मैलिक एसिड है, उस दिन जितने आपको भेज दिए, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड. फॉर्मूला बताइए किसी वीक एसिड का. मोहित. मोहित. NH4OH. NH4OH is the weakest. Ammonium hydroxide is a weak base. Weakest base है, weakest among the bases. Okay. उसके बाद हमने पढ़ा that is salt. Name the reaction which is used in the formation of salts. What is the name of that reaction which is used in the formation of salts? Raise your hand. Very basic reaction it is. बहुत ही basic reaction है ये. Simranjeet. Neutralization reaction. Neutralization reaction. हर्षित शर्मा आपने मैसेज किया है मैम अटेंडेंस. अटेंडेंस बोल के लेनी है क्या आज?
क्लास ओवर होने के टाइम पे आप क्लास में आए फिर करेंगे अटेंडेंस। नेक्स्ट इज बेसिसिटी एसिडिटी वाले तो रहने ही देते हैं, पर पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ H2SO4? What is the basicity of H2SO4? Raise your hands. What is the basicity of H2SO4? Yes, Vinayak. Vinayak. Ma'am, it releases 2 hydrogen. 2 हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है तो बेसिसिटी इज इक्वल्स टू 2। जो बेसिसिटी और एसिडिटी होती है वो नंबर्स में होती है, तो 2 हो गई बेसिसिटी। गुड। एंड द थर्ड इज द लास्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज वी हैव डिस्कस्ड सॉल्ट, है ना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। तो अब ये बताइए कि बेसिक रेडिकल, which charge is present on the basic radical? Which charge is present on the basic radical? अब नए नए हाथ आए हैं थोड़े। अनुस्वा। Positive. Positive. And which on acidic? Negative. Negative. The next question is, if we want to convert a basic radical into base, which we want to add, which we have to add. If we want to convert a basic radical into base, which we have to add in that basic radical? Mohit. OH negative. OH negative. And if you want to convert, Mohit, if you want to convert acidic radical into acid, H you have positive. to add H positive. So, the class is over. All the topics are clear. I will send the notes on BIS app. Just download the PDF and copy that notes in your fair notebook. And I will give 2 to 4 questions related to find the acidic and basic radical or find the acid and base from which the salt is formed. So वो भी आप fair notebook में solve कर लीजिएगा. Goodbye. Take care and revise the explained topics, all explained topics of chapter 2.